पाकिस्तानी हुकूमत की बढ़ती हुई मुश्किलात और इस दौरान IMF के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। ट्रंप ने US एड पर जो एक जंग मुसल्लत कर दी है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान किस तरह बैलेंस कायम करेगा और इस दौरान सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान लफ्जों की एक नई जंग का आगाज हो चुका है। ट्रंप की पॉलिसी से ओवरऑल खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं सऊदी अरब के रिस्पांस की जानिब, जिन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को एक बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया है। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब को मशवरा दिया था कि आप फलस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद कर लें, आपके पास तो बहुत ज्यादा लैंड है। तो एक फलस्तीनी रियासत के बजाय उन्होंने फलस्तीनियों के लिए एक सऊदी स्टेट का नया कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया है, जिस पर डेफिनेटली सऊदी अरब और पूरी मुस्लिम उम्मा में बड़ी हलचल मच गई है और हर जगह से रिस्पांस आया और पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया है इजराइल के इस बयान को। देखने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी पावरफुल ममालिक है जिनके अमेरिका से और इजराइल से भी किसी हद तक बेहतर ताल्लुकात हैं, उन सब ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया है नेतन्याहू की जानिब से जो आई है। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें ट्रंप तकरीबन 2 से 3 बार ये मेंशन कर चुके हैं कि फलस्तीनियों को गजा से निकल जाना चाहिए, उनको किसी और जगह पर मुंतकिल हो जाना चाहिए, जॉर्डन या इजिप्ट उनको अपने मुल्क में सेटल कर लें। और अब नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरब अपने मुल्क में सेटल कर ले, उनके पास तो लैंड ही बहुत ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंगली सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 से 5 दफ़ा ट्रंप और नेतन्याहू को रिस्पॉन्ड कर चुकी है इस हवाले से, और उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। अभी रिसेंटली उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की ये एक स्ट्रेटजी है कि वो गजा में अपने वॉर क्राइम से तवज्जो हटाएं और फजूल की बातें करें। सऊदी अरब ने कहा है कि हम अपनी हुकूमत के स्टैंस को दोहराते हैं कि फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर हक हासिल है और उनसे उनकी ज़मीन कोई नहीं छीन सकता, ना वो इंट्रूडर्स हैं ना वो इमिग्रेंट्स हैं। वो फ़लस्तीनियन लैंड के हक बजा शहरी हैं और उनको उनकी लैंड से कोई नहीं निकाल सकता। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसको कंडेम किया और अब सऊदी शूरा काउंसिल की जानिब से बयान आया, जो कि एक बहुत ही पावरफुल शूरा है जो कि किंगडम को गाइड करती है, बादशाह और शहजादे को अपनी इनपुट देती है डिफरेंट पॉलिसीज के हवाले से। इसमें यूसुफ बिन तराद अल सादून हैं जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के इन प्लान्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और वो गुस्से में यहां तक कह गए कि डोनाल्ड ट्रंप को बजाय फलस्तीनियों को उनकी लैंड से निकालने के इजरायलियों को कहीं ग्रीनलैंड या अलास्का में शिफ्ट कर देना चाहिए, उनके लिए एक नई रियासत बनानी चाहिए। ग्रीनलैंड जिसके हवाले से ट्रंप बड़ा बात कर रहे हैं कि ये US के पास होनी चाहिए, हमने इस वीडियो में जिक्र किया था। और अलास्का भी एक वो रीजन है जो अमेरिका के साथ नहीं, वहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी रहती है, बड़ा ठंडा टेम्परेचर है और ज़्यादा आबादी नहीं है। ये दोनों अलास्का और ग्रीनलैंड काफ़ी ठंडे इलाके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इशारा किया कि इजरायलियों को वहाँ पर सेटल कर दिया जाए। सऊदी अरब के ख्याल में ये अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स हैं जिनके ज़रिए वो सऊदी अरब पर एक मीडिया वॉरफेयर लॉन्च कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब को प्रेशराइज किया जाए। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये लिखा है, अल सादून ने, उन्होंने कहा कि ज़ायनिस्ट और उनके जो साथी हैं वो सऊदी लीडरशिप को मैनिपुलेट करने में नाकाम हो जाएंगे जो वो अपनी मीडिया टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस मीडिया टैक्टिक्स के जरिए वो अपने पॉलिटिकल मनूवर्स इस तरह खेल रहे हैं कि वो हमें अंडर प्रेशर ला सकें। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की इमा पर फलस्तीन के अंदर एथनिक क्लेंजिंग की एक मुहिम चला रहा है जिसके जरिए वो फलस्तीनियों को अपने घरों से बेघर करना चाहते हैं। सऊदी अरब के मुताबिक ये प्लान ज़ायनिस्ट एंटिटी यानी उनका इशारा इजराइल की तरफ था कि वहां पर तैयार किया गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप को हैंड ओवर किया गया है उस पोडियम के ऊपर जहां ये दोनों लीडर स्पीच कर रहे थे, नेतन्याहू और ट्रंप। यानी उनके मुताबिक ये नेतन्याहू की एक ख्वाहिश है जिसको ट्रंप बयान कर रहे हैं और उन्होंने इस गठजोड़ को ऑक्यूपाइंग एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट करार दिया है और ये बात की है कि ये लोग नहीं समझते कि फ़लस्तीनी रियासत या फ़लस्तीनी टेरिटरी का क्या मतलब है, उन लोगों की इस जगह के साथ क्या लगाव है, क्या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। ये वही बात उन्होंने की है जो हमने इस वीडियो में की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई आइडिया नहीं है कि इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है। उन्होंने एक रियल इस्टेट डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि हमें गजा में डेवलपमेंट करनी चाहिए,
जबकि उन्होंने पीछे जितनी भी इसकी सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं या पॉलिटिकल जो रियलिटीज हैं वो उन्होंने एड्रेस नहीं की या उनको जहन में नहीं रखा। तो सऊदी शूरा के मेंबर ने भी यही बात याद कराई है ट्रंप को कि ट्रंप इस हकीकत से बिल्कुल ना आशना है, वो सिर्फ इजराइल की ख्वाहिशों पर अमल कर रहे हैं। द ऑक्यूपाइंग एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट डज नॉट कॉम्प्रिहेंड व्हाट द फलस्तीनियन टेरिटरी मीन्स फॉर द ब्रदरली पीपल ऑफ फलस्तीन एंड इट्स हिस्टोरिकल लीगल एसोसिएशन विद दैट लैंड। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन सब ममालिक का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने सऊदी अरब के हक में बयानात दिए हैं इस मैटर पर। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दी थी थोड़े दिन पहले। उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब बिल्कुल तैयार बैठा है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसके लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी जैसे कि फलस्तीनी रियासत की शर्त। सऊदी अरब ने ट्रंप को यहां पर भी काउंटर किया है और उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। 2 स्टेट सोल्यूशन ही इस मसले का हल है और जब तक फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं लाया जाता हम इजराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। जो अमेरिका पिछले कई सालों से एफर्ट्स कर रहा है सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन करवाने की, उसमें अमेरिका और इजराइल के अपने ही इकदाम ऐसे हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब हमेशा दूर हो जाता है पास आते आते। अब ये सारा शोशा तब से शुरू हुआ है जब से ट्रंप ने यह बयान दिया था कि फलस्तीनियों को गजा छोड़ देना चाहिए और साथ वो ये नैरेटिव दे रहे हैं कि गजा को रीबिल्ड करने में 20-21 साल लगेंगे, तो जब तक हम इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप लोग कहीं और चले जाएं। ट्रंप साहब जॉर्डन और इजिप्ट की बात कर रहे थे जिन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब नेतन्याहू की जानिब से एक नया प्रपोजल सामने आया और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को अपने मुल्क में फलस्तीनी रियासत कायम करनी चाहिए या फलस्तीनियों को अपने मुल्क में जगह देनी चाहिए, बड़ी लैंड है उनके पास। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडल ईस्ट पॉलिसी है वो नेतन्याहू से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और नेतन्याहू जो मशवरे उनको दे रहे हैं और जो उनकी हार्डकोर कैबिनेट जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कैबिनेट है वो उनको दे रही है, वही वो ट्रंप को जाकर बता रहे हैं और ट्रंप आंखें बंद करके उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब ये नेतन्याहू इजराइल और फलस्तीन के मसले से पहले ट्रंप का एक ही फोकस था कि मुल्क के अंदर जो मसले हैं उन पर बातचीत करनी है, उनको हल करना है। तो वो हमने देखा था कि ट्रंप की प्रायोरिटी क्या हमें नजर आ रही थी, जो अभी भी है किसी हद तक, कि यूएस की जो ब्यूरोक्रेसी है और डीप स्टेट उससे लड़ना है, उनके बंदों को फायर करना है। उसके लिए उन्होंने इलॉन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से एक इदारा भी कायम किया जो धड़ाधड़ बंदों को निकाल रहा है और पहला जो टारगेट है वो है उनका यूएस एड। यूएस एड के तहत वो ये समझते हैं कि बड़ा पैसा जाया हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और करप्ट अनासिर को पूरी दुनिया में सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये जो नैरेटिव है ये काफ़ी हद तक सादा पाकिस्तानियों की बात की जाए तो वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि यूएस एड का हमेशा से फ़ायदा यहाँ पर रूलिंग एलीट ने उठाया है और उनके दोस्तों ने। एनजीओज खोली होती हैं, यूएस से पैसा ले रहे होते हैं और अपने मज़े कर रहे होते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे होते हैं। कई जगहों पर ये प्रोजेक्ट्स हमें नज़र भी आते हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, जैसे कि सैनिटेशन से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड कई जगहों पर पैसा लग भी जाता है। लेकिन कई जगहों पर आपको पता है कि फिर पाकिस्तान में क्या होता है। अभी हम वो वीडियो देख रहे थे कि सिंध में एक स्कूल था गवर्नमेंट, वो यूएस एड की उसके ऊपर तख्ती लगी हुई थी लेकिन स्कूल नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं अफ्रीका में और पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो कि करप्शन की नज़र हो जाती हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड को अपना टारगेट नंबर 1 बना लिया, तो उसके तहत बहुत से लोगों की जो रोजी रोटी है वो ख़तरे में पड़ गई है और काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ है। इस वक्त अमेरिका में भी जो लिबरल लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका की एक सॉफ्ट पावर टूल था यूएस एड, और सॉफ्ट पावर टूल ऐसा टूल था जिसको CIA और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्तेमाल करती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उनको फंड करती हैं ताकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़े और उस बदले वो उस मुल्क से उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी किसी हद तक छीन लेते हैं, यानी वो खुलकर फैसले ना कर सके, उसकी आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी सल्ब हो जाती है। तो बहुत से मुल्कों को इस पर अब खुश होना चाहिए कि अब वो इंडिपेंडेंट होकर कम अज़ कम अपनी फॉरेन पॉलिसी तो बना सकते हैं ना। यूएस का जो एक बहुत बड़ा टूल है यूएस एड, वो अब फिलहाल उनको नहीं मिलेगा। 90 दिन का रिव्यू उन्होंने लगा दी है कि 90 दिन बाद हम इसके हवाले से फैसला करेंगे और धड़ाधड़ एम्प्लॉयज़ भी निकाले जा रहे हैं। और अभी ये मसला मजीद यूएस कोर्ट्स में चला गया है और वहाँ पर भी इसको चैलेंज किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो यूएस ने अपने लिए क्रिएट की थी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कई सालों पहले, कई दहाइयों पहले, जिसको ट्रंप अब ख़त्म कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं हमने अपने मुल्क में फोकस करना है, लेकिन वो मिडल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यही समझ लगती है कि शायद इजरायली लॉबी इतनी तगड़ी है अमेरिका के अंदर कि यूएस प्रेसिडेंट को भी उनसे बनाकर रखनी पड़ती है और उनकी बहुत सी जो जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात हैं आंखें बंद करके मानना पड़ता है।
अब यूएस एड का एक और झटका महसूस होता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान को। आईएमएफ का एक मिशन पाकिस्तान में आया है और बड़ा ही यूनिक उसका नाम है, पाकिस्तान गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन की डायग्नोस्टिक करेगा। जिस तरह डॉक्टर तशखीस करते हैं कि आपको क्या मर्ज है, तो इस वफ्त ने कुछ महीनों बाद आना था, सितंबर में आना था, लेकिन वो अभी पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं। पहले मीडिया में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स चलती रही कि जी ये वफ्द आया है, नहीं आया। हुकूमत के जो दोस्त चैनल्स हैं उन्होंने कहा नहीं आया, फिर हुकूमत ने खुद ही कह दिया आया, क्योंकि हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो गवर्नेंस से मुतालिक पूरी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे, करप्शन से मुतालिक और इवन जुडिशरी से रिलेटेड। जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है पाकिस्तान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी पावर्स ले ली गई हैं और पॉलिटिशियंस को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जजेस की तैनाती करेंगे, टॉप जजेस की, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए हैं पैरेलल में। इस पूरे सिस्टम के हवाले से ऑपोजिशन ने ये तनकीद की थी कि हुकूमत जुडिशरी को भी काबू करना चाहती है और अपनी मर्जी से फैसले दिलवाना चाहती है। फॉर एग्जांपल इसमें चीफ जस्टिस के पास सुओ मोटो का जो एक ताकत थी वो भी छीन ली गई है। यानी अब कोर्ट्स कोई सवाल नहीं उठा सकती, कोर्ट्स की जो पावर है वो बहुत हद तक लिमिटेड कर दी गई हैं। तो अब जिस मुल्क में कोर्ट्स की पावर को आप इतना लिमिट कर देंगे, इतनी उस पर कदगने लगा देंगे, तो वो फिर क्या इंसाफ कर सकती है। तो आईएमएफ को पहली बार ही हमने देखा है कि वो जुडिशरी का भी रिव्यू करने आए हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उस पर भी वो गहरी नज़र डालेंगे। ये हमने कई वीडियोस में बात की हुई है कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती। वहाँ पर इन्वेस्टर देखता है कि यहाँ तो जंगल का कानून है, मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँ। तो जब इस तरह की आवाज़ें उठेंगी अपोजिशन वाले और एक जनरल नैरेटिव आप देखें, वकला इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं इस आईनी तरमीम के हवाले से और बेंचेस के हवाले से, तो इससे एक तासुर ये उठता है कि हुकूमत ने सब कुछ ये मैनेज करना है अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने आप को, अपने लोगों को केसेस से बचाना है और इनके जो भी लीगल या इलीगल इक़दामात होंगे इनको चैलेंज ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट चूँकि इनके अंडर रहेगी, कंट्रोल रहेगी, तो इनके लिए कोई चैलेंज ना आए। तो जब ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं तो फिर इसके रिपल इफ़ेक्ट्स आगे तक जाते हैं पूरी सोसाइटी तक। हुकूमत का तो चलो एक अगर छोटा सा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारे इक़दामात को कोई चैलेंज ना करे, लेकिन कल को हुकूमत की अगर किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी बिजनेसमैन से, तो वो उसको भी उड़ा के रख सकती है। तो उस बिजनेसमैन को या उस बिजनेस को कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा जब हुकूमत के पास ही सारा जुडिशल सिस्टम होगा। तो मेरे हिसाब से शायद आईएमएफ ने जुडिशल रिव्यू इसलिए करना है कि देखे कि कहीं इससे मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कहीं वो तो तबाह बर्बाद नहीं हो जाएगी, पूरा जस्टिस सिस्टम कोलैप्स तो नहीं कर जाएगा इन अमेंडमेंट्स की वजह से जो हुकूमत ने की हैं। तो अब इनका जायज़ा लेना है। अभी पिछले साल $7 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान के लिए मंजूर किया था और उस वक्त बाइडन की हुकूमत थी और आईएमएफ के अप्रूवल में अमरीकी हुकूमत का बड़ा किरदार होता है। अब आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और $7 बिलियन का ये पैकेज अब काफ़ी हद तक ख़तरे में पड़ गया। दूसरी जानिब हुकूमत को देखें तो वो मीडिया पर अरबों रुपया खर्च कर रही है अपनी मार्केटिंग के लिए। ऐसे ऐसे एड्स बनाए जा रहे हैं कि अपने आप को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है कि जैसे हमारे से अच्छी कोई हुकूमत ही नहीं है। आप महंगाई की सिचुएशन देख लें, इस तरीके से अवाम को पागल बनाया जाता है कि महंगाई बढ़ने का जो तनासुब है उसमें कमी आई है, उसमें रिकॉर्ड कमी आई है। यानी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो आगे मजीद नहीं बढ़ी, वाकई उसकी रेशो में बहुत कमी आई है क्योंकि ऑलरेडी महंगाई के लेवल्स इतने ज़्यादा चले गए हैं। ये नहीं वो आपको बता रहे कि महंगाई ऑलरेडी कितनी ज़्यादा है, वो ये बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है। क्योंकि पिछले 3 सालों में जितनी महंगाई हुई है वो तो हम सब ने देख ली है, किस लेवल के इनकम टैक्स कर दिए हुए हैं। अगर किसी की 2.5 लाख सैलरी है तो 50,000 उसको काट के जाती है। फिर आपकी जीएसटी अलग है, दूसरे टैक्सेस अलग हैं, टैक्सेस की एक भरमार है हर जगह पर और हुकूमत कह रही है कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है और रिकॉर्ड कमी आई है और बड़े बड़े ज़बरदस्त एड्स लगा रही है हुकूमत कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर दूध की नहरें बिछा दी हैं। जबकि हकीकत ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह है। तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, महंगाई हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी सर्टन ना हो, तो वहाँ पर आईएमएफ के कान खड़े होना तो बनते हैं।
तो इसलिए IMF का अब ये वफ्द आया जो कि गवर्नेंस और करप्शन पर नज़र डालेगा। ये सारी चीज़ें लिंक हैं आपकी जुडिशरी के साथ कि अगर गवर्नेंस ख़राब होती है या करप्शन के कोई मसाइल आते हैं तो क्या जुडिशरी उसको सही करने के अहल है कि नहीं, और अगर वो अहल नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी हुकूमत के लिए। या तो वो पैसा रोक सकते हैं या वो आपसे नई डिमांड्स कर सकते हैं। पॉलिटिकल सर्टेनिटी के हवाले से तो वो कई सालों से आपसे डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने टैक्सेस की डिमांड की थी, वो आपने पूरी कर दी है उनकी, लेकिन पॉलिटिकल सर्टेनिटी अभी भी नहीं आ सकी। अब वो आपसे कुछ जुडिशरी के हवाले से डिमांड्स कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो कि हुकूमत का ख्वाब है, एक फैंटेसी है कि इस तरीके से मुल्क को आगे लेकर चला जाए। इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे और वो हमें सड़कों पर भी नज़र आ रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं और वो ग्लोबल स्टेज पर भी नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली आपने इस दुनिया में रहना है और दुनिया से मांगने हैं पैसे। आपने खुद मुख्तारी भी हासिल नहीं करनी, यानी आपने अपने अंदर तो वो वसाइल पैदा नहीं किए जिसके ज़रिए आप मुल्क को चला सकते हो। आपने अपना पूरा एक सेटअप भी चलाना है जिसमें करप्शन है, जिसमें अयाशी है, जिसमें मज़े हैं, और उसके लिए आपने फिर पैसे भी लेने हैं। आपने वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे जो इदारे हैं ये आपको पैसे अभी नहीं देते। इवन आपके दोस्त ममालिक चाइना, सऊदी अरब, वो भी आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देते। वो भी पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन है आपके मुल्क की। तो कोई भी कर्ज देने वाला कभी किसी नशाई को कर्जा नहीं देता। तो यहाँ पर पाकिस्तान की हालत इन्होंने उस नशाई जैसी कर दी है कि इसको पैसे देने से पहले हर कोई 100 बार सोचता है। बार बार वो अपने वफ्द भेजते हैं, 2 साल बाद वो फैसला करते हैं कि आपको पैसा देंगे। पैसा दे के जब वो डिसाइड हो जाता है वो फिर एक रिव्यू मिशन भेजते हैं आपके मुल्क में कि जी हालात इधर अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि हालात इनसे मैनेज ही नहीं हो पा रहे। इन सब को चाहिए गारंटीज के जो भी ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको दे रहे हैं, आप किस तरह इनको पे बैक करेंगे। तो उसके पे बैक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस है, जो करप्शन है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मैनेज्ड हो, वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक ना हो। जो हुकूमत अखबारों में दिखा रही है या जो सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि इससे अच्छी कोई हुकूमत है ही नहीं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स के पीछे लगाया जा रहा है जिनकी वजह से असल इश्यूज से तवज्जो हट रही है। महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट का ना होना, बिजनेसेस का फ्लरिश ना करना, ये सारे हैं असल मसाइल जिन पर फोकस नहीं किया जा रहा। फोकस ये किया जा रहा है कि महंगाई के बढ़ने की शरह कम हुई है, या हमने यहाँ पर ये इवेंट करवा दिया, फलानी जगह पे लाइटें लगवा दी, या स्टूडेंट्स को गले लगा लिया, बाइक्स की लेन्स अलहदा बना दी। तो इस तरह के शशके क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि असल मसाइल से तवज्जो हट सके, क्योंकि जो असल मसाइल हैं वो हुकूमत काबू नहीं कर पा रही। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन पर काबू पाए और अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम भी इनकी मदद करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आप एक लंबे अरसे तक फॉरेन एंटिटीज को पागल नहीं बना सकते। ये तो UNDP की भी रिपोर्ट कह चुकी है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट हर तरह से इंजॉय करती है। वो सब्सिडीज भी इंजॉय करती है, वो इन्फ्लुएंस को भी इंजॉय करती है और वो गवर्नमेंट पर्क्स को भी इंजॉय करती है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा ग्रांट्स वो भी इन्हीं के हिस्से में आती हैं। तो अपने मज़े, अपने अयाशियाँ इन्होंने छोड़नी नहीं है और पाकिस्तानी अवाम का दूसरी तरफ बुरा हाल होता जा रहा है। और अब मज़ीद ये टैक्सेस लगाएंगे IMF के इस मिशन के बाद। हुकूमत को एक ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे, बल्कि हुकूमत के जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉबिंग करते जा रहे हैं, और अमेरिका की तरफ से US एड का सिलसिला भी बंद हो चुका है। और ट्रंप की जानिब से जो रेडिकल इकदाम किए जा रहे हैं, जिस तरह वो यूरोप को नहीं बख्श रहे, जिस तरह वो मिडल ईस्ट को नहीं बख्श रहे, पाकिस्तान को अब ये भी डर रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ रुख किया डोनाल्ड ट्रंप ने तो वो बड़ा ही अजीबो गरीब होगा, जिसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा। और ट्रंप ने तो ये भी धमकी लगा दी हुई है कि चाइना के साथ जो ज़्यादा तिजारत करेगा BRI वगैरह में, जो ब्रिक्स में शामिल होगा, उसके ऊपर भी हम मज़ीद टैरिफ आयद करेंगे। पाकिस्तान ने एक इस मसले को भी देखना है कि किस तरह नेविगेट करें चाइना के साथ रिलेशंस को। अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी और सदर जरदारी गए हुए थे चाइना के अंदर और चाइना से बातचीत की है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान अपने ताल्लुकात को किस तरह मैनेज करता है, जबकि मोहसिन नकवी अमेरिका में जाकर एंटी चाइना समिट्स एंजॉय कर रहे थे। वो डेफिनेटली उनसे कोई ना कोई गलती हुई होगी जो उन्होंने चाइनीज को भी एक्सप्लेन की होगी जाके। लेकिन इस तरह की सिचुएशन है कि चाइना से भी नहीं आपकी उस तरह बन पा रही। चाइना ने भी कई बार आपके सामने, आपके मुंह पर अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया है खुलकर, और चाइना के साथ भी ताल्लुकात में वो वाली गर्मजोशी आजकल नहीं देखी जा रही।
अमेरिका की तरफ से दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद हुआ है। जो बेचारे एनजीओज और पावरफुल ग्रुप्स को जो थोड़ी बहुत मिल जाती थी एड, उसका सिलसिला भी रुका हुआ है। वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब रकम बताई जाती है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नेविगेट करना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि अपने हक में जो एड्स हैं, जो एड्स की तादाद है और जो उनकी क्वालिटी है, उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। अब देखना ये है कि वो एड्स लोगों के दिलों में घर कर पाते हैं या हुकूमत को कोई अमली इक़दामात लेने होंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज कर पाएगी? क्या चाइना के साथ ताल्लुकात में कोई फ़र्क पड़ेगा ट्रंप की वजह से, या आपके ख्याल में ये हुकूमत ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।